हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिस्टिक्स जीके का फुल एनालिसिस करेंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और बात करते हैं कि करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जीके का जो इसका फुल डिस्कशन के साथ, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों आज की क्लास के करंट अफेयर का, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, और बता दें कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की बात करें तो आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन है: जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वागत किया है, यानी कि अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसे सेलेक्ट यानी नियुक्त किया है। तो बात करते हैं किस खिलाड़ी को किया है, तो यह जसप्रीत बुमराह को किया है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं वन प्लस की। तो वन प्लस का की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 16 दिसंबर 2013 में चाइना में हुआ था। तो वन प्लस का ये लोगो है, आप देख सकते हैं। और वहीं बात करते हैं और अदर कंपनी की, तो रियलमी की बात करते हैं तो रियलमी की स्थापना 4 मई 2018 में। और ओप्पो की बात करें तो 2004 में ये चाइना में हुआ था। ये भी चाइनीज़ कंपनी है, ये भी चाइनीज़ कंपनी है। वीवो भी चाइनीज़ कंपनी है, 2009 में वीवो का स्थापना किया गया था। वहीं बात करते हैं और भी कंपनी, हुआवेई का, ये भी चाइनीज़ कंपनी है और इसका 1987 में मतलब इसका स्थापना किया गया था। वहीं एचटीसी की बात करें तो ताइवान की ये कंपनी 1997 में इसका स्थापना किया गया था। वहीं मोटोरोला मोबाइलिटी की बात करते हो तो यह 4 जनवरी 2011 को यानी मोटोरोला मोबाइलिटी का स्थापना हुआ था। मोटोरोला का तो बात नहीं करते हैं, मोटोरोला मोबाइलिटी का है। और बात करते हैं वहीं अगले क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग जारी किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम की बात करते हैं, उसका क्या नाम है? तो लक्ष्य तेरा सामने है, यानी कि लक्ष्य तेरा सामने है, ये सॉन्ग जारी किया गया। आइए इसके बारे में समझते हैं। अब बात करते हैं टोक्यो खेलों से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक, यानी टोक्यो ओलंपिक अभी होने ही वाला है, तो जो 2020 में होने वाला था, जो कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कोरोना के कारण। और यह टोक्यो ओलंपिक खेल यानी कि टोक्यो में होने वाला है। और वहीं भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया था। मोहित चौहान ने यह गीत जो है, मोहित चौहान के द्वारा लक्ष्य तेरा सामने है, इनके गीत को कंपोज किया गया है। और खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे। तो यानी कि बात करते हैं यह जो लक्ष्य तेरा सामने है, तो बात करें तो यह गीत पूछा जाए तो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? यह गीत की बात करें तो मोहित चौहान के द्वारा कंपोज किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और बात करते हैं अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। और वहीं बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की अभी वर्तमान में, तो नारायण रामचंद्रन भारतीय ओलंपिक के संघ के अध्यक्ष हैं। और वहीं बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी वर्तमान में, तो थॉमस बॉक, यानी पूछ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष है। और वह 137 ICOC यानी कि IOC सत्र में अगले 4 साल के लिए और कार्यकाल इसका बढ़ा दिया गया है। तो और वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की, और तो बात करते हैं 23 जून 1894 ईस्वी में फ्रांस पेरिस में किया गया था, यानी पेरिस के फ्रांस में किया गया था। ये देख सकते हैं ओलंपिक के लोगो है। और वहीं बात करते हैं और भी संस्था के बारे में, तो यह है, देख सकते हैं आप, ये जो है यह लोगो भारतीय ओलंपिक से पहले लॉन्च किया गया गीत के दरमियान। और वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पैराल ओलंपिक की स्थापना की बात करें तो 22 सितंबर 2000 यानी कि 22 सितंबर 1989 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं विश्व डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करते हैं, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में किया गया था। वहीं बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ओलंपिक कम्युनिटी संघ की, यानी कम्युनिटी की स्थापना तो 1894 ईस्वी में किया गया था। और वहीं बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक की स्थापना किसने किया था, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत यानी कि स्थापना पीरियडिको वटिंग के द्वारा 23 जून 1894 ईस्वी में, यानी कि 1894 में
को किया गया था। वहीं बात करते हैं यूनानी व्यापारी यानी यूनान के जो व्यापारी थे यानी देमेत्रियस बिकेलस इसके अध्यक्ष बने यानी कि प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगर पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने थे तो यह देमेत्रियस बिकेलास यह प्रथम अध्यक्ष बने थे। और बात करते हैं वर्तमान समय में विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य यानी कि ओलंपिक सदस्य के 205 देश है जो अभी वर्तमान में इसका सदस्य है। 205 देश याद रखिएगा ये जो मेंबर है। और वहीं बात करते हैं साल 2024 में होने वाला ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा यानी कि पेरिस फ्रांस में 2024 का ओलंपिक खेल होने वाला है। तो वहीं बात करते हैं 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल तो इसका मेजबानी जो है अमेरिका यानी कि अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में होने वाला है। और वहीं बात करते हैं 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों 2021 में होगा यानी कि 2020 में जो ओलंपिक खेल होने वाला था अभी 2021 में टोक्यो के शहर यानी कि जापान के शहर टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। और वहीं बात करते हैं भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी अब तक कितने बार किया यानी कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि भारत में ओलंपिक खेल की मेजबानी अब तक में कितना बार किया है तो एक भी बार नहीं किया गया यानी कि ओलंपिक खेल भारत में एक भी बार नहीं हुआ है। और वहीं बात करते हैं एशियाई खेल की तो एशियाई खेल भारत में 2 बार हुआ है यानी कि 1951 में पहली बार जो एशियाई खेलों का जनक भी भारत को माना जाता है। और वहीं बात करते हैं 1982 में एशियाई खेल हुआ था 2 बार हुआ था। और वहीं बात करते हैं 19वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कि 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत के द्वारा होस्ट किया गया था। तो याद रखिएगा यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें यानी कि एशियाई खेल 2 बार हुआ था और राष्ट्रमंडल खेल अभी तक में 1 बार ही हुआ है। और ओलंपिक खेल की बात करें तो भारत में एक भी बार नहीं हुआ है। तो इसको याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बालकोनी में खड़ा होकर गाना गा रहा था तू लौंग में इलायची पत्नी बोली चाय बना रही हूँ बोलो तो दोनों को कूट दूँ। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की 2021 में किस राष्ट्र निर्माता के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की मान्यता प्राप्त की है यानी कि 2021 में किस राष्ट्र निर्माताओं ने के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की मान्यता प्राप्त की है। तो यह किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की मान्यता प्राप्त किया गया है तो यह बात करते हैं एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। और बात करते हैं एनटीपीसी की स्थापना की तो 1973 ईस्वी में एनटीपीसी का स्थापना किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं एनटीपीसी की तो एनटीपीसी का मुख्यालय दिल्ली में है। और वहीं बात करते हैं एनटीपीसी का अध्यक्ष अभी एवं प्रबंधक निदेशक गुरदीप सिंह यानी श्री गुरदीप सिंह है। और वहीं बात करते हैं एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 में किया गया था। और बात करते हैं ओएनजीसी की स्थापना तो 1956 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तो 1989 में किया गया था। वहीं बात करते हैं भेल की स्थापना तो भेल की भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना 1964 में किया गया था। और बात करते हैं और भी कंपनी की तो इसमें की बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की बात करें 1975 में यानी कि एनटीपीसी का भी और कोल इंडिया लिमिटेड का भी 1975 में किया गया था स्थापना। और वहीं बात करते हैं गेल का तो गेल की स्थापना की बात करते हैं 1984 में 1984 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तो 1974 में यानी 1974 में किया गया था। और तो वहीं बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तो इसका स्थापना की बात करते हैं 1954 में बेंगलुरु में किया गया था। और वहीं बात करते हैं इंडियन ऑयल की स्थापना हुआ था 1959 में यानी 1959 में किया गया था। अब बात करेंगे भारत में यानी कि महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनियां कितने हैं तो और ये भी जानेंगे कि क्या कितने कि इनमें से महारत्न में से क्या एनटीपीसी में किस में शामिल है यानी कि महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है इसके बारे में भी जानते हैं। अब बात करते हैं भारत में अभी वर्तमान में बात करते हैं 10 महारत्न कंपनी है। और वहीं बात करते हैं नवरत्न की तो 14 यानी कि 14 नवरत्न कंपनियां हैं। और वहीं बात करते हैं 33 जो है यानी कि 73 जो है यह मिनी रत्न कंपनियां हैं जिसको कि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में बांटा गया है। तो मिनी रत्न कंपनी की बात करते हैं 73 है और इसी को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में बांटा गया है। तो चलिए और बात करते हैं
और भी विस्तार से, तो एनटीपीसी की बात करें तो यह एक महारत्न कंपनी है, ना कि नवरत्न। एनटीपीसी महारत्न में शामिल है। और वहीं बात करते हैं महारत्न कंपनी की सूची, तो दिया गया आप देख सकते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, ये सभी यानी कि महारत्न कंपनी है। 8 महारत्न कंपनी है। और बात करते हैं यानी कि 8 नहीं 10 महारत्न कंपनी अभी वर्तमान में भारत में। और जो बात करते हैं कि 14 जो है यह नवरत्न कंपनियां 14 हैं, तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और तो बात करते हैं 9 में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की बात करते हैं तो यह भी एक महारत्न कंपनी है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसने माई जॉय एंड सॉरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है? तो बात करते हैं यह हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। तो हर्षवर्धन की बात करते हैं तो यह तो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री, और बात करते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। और वहीं पे बात करते हैं और भी मंत्री की बात, तो निर्मला सीतारमण तो बात करते हैं यह अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है। और पीयूष गोयल की बात करें तो रेलवे मंत्री है। और नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो यह किसान यानी कि कृषि मंत्री, अभी कृषि मंत्री की बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, यह कृषि मंत्री है। और बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कृष्णा सक्सेना की पुस्तक माई जॉयज यानी कि माई जॉयज एंड सरोज एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया है। यह एक मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा में से एक माँ की बहादुरी और सहन शक्ति की प्रतीक है। अगर यह आपसे पूछे कि माई जॉयज एंड सरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड यह किसकी पुस्तक है, तो यह पुस्तक है कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। और वही बात करते हैं, अगर यह पूछे कि आपसे कि इस पुस्तक में किसके बारे में चर्चा किया गया यानी किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो यह सर्वोत्तम परंपरा में से एक माँ की बहादुरी और सहन शक्ति का प्रतीक के बारे में इसमें विचार विमर्श किया गया है। तो बात करते हैं और अगले क्वेश्चन यानी 5वें क्वेश्चन की, तो बात करते हैं हाल ही में निकोल पासियान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? निकोल पासियान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बात करते हैं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी कि ये जो है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। और वहीं बात करें निकोल पासियान की, तो यह एक संसदीय चुनाव में सत्ता बरकरार रखी है यानी कि ये संसदीय चुनाव में सत्ता बरकरार रखी है, जिसने पिछले साल नागोर्नो काराबाख एनक्लेव के एक सैन्य हार के लिए व्यापक रूप से दोषी ठहराए जाने के बावजूद अपने अधिकार को बढ़ाया। यानी कि निकोल की सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने डाले गए, यानी कि बात करते हैं निकोल किस पार्टी से, तो यह सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी से बिलोंग करता है। और वहीं बात करते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट ने डाले गए वोटों में से 53.92% वोट हासिल किए हैं। तो कुल वोट का यानी कि 53.92% वोट हासिल किए हैं। और वहीं बात करते हैं आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया की राजधानी की बात करते हैं येरेवन, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन यहाँ की राजधानी है। और वहीं मुद्रा की बात करते हैं आर्मेनियाई दरम यहाँ की मुद्रा है। आइए बात करते हैं आर्मेनिया की, ये हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और बात करते हैं आर्मेनिया की, आप देख सकते हैं आप, ये वर्ल्ड मैप है। और वर्ल्ड मैप की में बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप है यहाँ पे। और ये दिखाया गया है, ये जो एशिया महाद्वीप में ये जो है ये आर्मेनिया देश है। और इसी को हम जूम करते हैं, ये है आर्मेनिया देश, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं ये आर्मेनिया देश है। और आर्मेनिया देश की बात करती है एक एशियाई कंट्री है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद का शुभारंभ किया है, यानी कि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया है। तो यह बात करते हैं किस सरकार के द्वारा किया गया है, तो यह उड़ीसा के द्वारा किया गया है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, क्यों लॉन्च किया गया है, इसका क्या मतलब है, इस सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो हम बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 से अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस योजना यानी कि इस योजना से जो जिसका माता पिता वंचित हो गया यानी कि उसका मृत्यु हो गया है,
तो उन बच्चों की जिम्मेदारी के लिए परिवार के सदस्य को के बैंकों के खाते में 2500 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे। तो यानी परिवार के जो भी मृत्यु हो गए हैं किसी परिवार से या दोनों का मृत्यु हो गया और भी जो भी परिवार में बचे हुए हैं उसके खाते में 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और उसका रख रखाव स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि जो भी उसका माता पिता यानी कि जो भी गार्जियन उसका समाप्त हो गए हैं उसके उसी की कमी को पूरा करते हुए यानी कि बच्चे को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में यानी कि 200 यानी कि 2500 रुपये प्रति माह देने के लिए साथ ही साथ इतना पैसे देने के लिए भी इसने यह योजना चलाई गई है। और वहीं बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में नवीन पटनायक है और राज्यपाल की बात करें गणेशी लाल है। और उड़ीसा की लोकसभा सीटों की बात करते हैं 11 है और विधानसभा सीटों की बात करते हैं 147 विधानसभा है। और बात करते हैं उड़ीसा के बारे में और भी। अब तो उड़ीसा के बारे में नहीं बात करने जाएंगे और बात करेंगे जो वर्तमान में यानी कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं तो उस योजना के बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया यानी कि वहाँ चला जा रहा है। और वहीं बात करते हैं कंप्यूटर सिखाने हेतु लैब ऑन व्हील्स योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जाता है। मास्क अभियान तो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं बात करते हैं कोविड आपातकालीन ऋण योजना की बात करें तो हरियाणा के द्वारा चला जा रहा है। और वहीं बात करते हैं ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की योजना तो करनाल हरियाणा में चलाया जा रहा है। और वहीं बात करते हैं आशीर्वाद योजना की तो पंजाब सरकार के द्वारा चला जा रहा है। और वहीं बात करते हैं गोपथ संपत्ति का स्वास्थ्य बीमा योजना की तो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और वहीं बात करते हैं बच्चों के भरण पोषण हेतु स्पॉन्सरशिप योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं बात करते हैं पर्वत धारा योजना की तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। और वहीं बात करते हैं मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की बात करते तो मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। और वहीं बात करते हैं महतारी दुलार योजना तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और आयुष घर द्वार कार्यक्रम की बात करते तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जाता है। और कोरोना मुक्त पिंड अभियान की बात करते हैं तो यह पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस मिशन की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और मिशन हौसला कैंपेन की बात करते हो उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है यानी कि कोरोना के मरीजों की हेल्प करने के लिए। और वहीं बात करते हैं संजीवनी परियोजना की बात करें तो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और अंकुर योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना चलाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं योजना से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो किस राज्य ने अपने आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया गया रघुराम राजन को, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा अपने आर्थिक सलाहकार पैनल में रघुराम राजन को शामिल किया गया है। तो बात करते हैं तमिलनाडु सरकार के द्वारा शामिल किया गया। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। इन चारों की बात करते हो इन चारों को तमिलनाडु सरकार के द्वारा अपने आर्थिक पैनल में शामिल किया गया है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो तमिलनाडु अब बात करते हैं तमिलनाडु सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता एस्टर डुफ्लो और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में नामित किया गया। यानी 5 सदस्य जो है 5 सदस्य राज्य के हिस्से के रूप में आर्थिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। और वहीं बात करते हैं परिषद के अन्य सदस्य पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री ज्यों अंद्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण को भी शामिल किया गया है। और बात करते हैं वहीं बात करते हैं कि 2018 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया तो ओल्गा टोकार्चुक को 2018 का नोबेल पुरस्कार मिला था। और वहीं बात करते हैं पीटर हैंडकेक को 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बात करते हैं कि पहली बार किस भारतीय को अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। और वही बात करते हैं अमर्त्य सेन को के बारे में और भी। तो यह 1900 यानी कि पहली बार जो अमर्त्य सेन को जो यानी कि यह नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था पहली भारतीय मूल को दिया गया था 1998 में। और वहीं बात करते हैं अमर्त्य सेन के बारे में तो यह एक अर्थशास्त्री थे और यह बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि पहले एशियाई प्रोफेसर नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे। और वहीं बात करते हैं इसका जन्म की तो यह शांति निकेतन में जन्मे विद्वान अर्थशास्त्री थे जो कि लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इन्हीं के लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि पूछ सकते हैं कि लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की प्रतिपादन
करने के लिए किस प्रोफेसर यानी कि किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यह अमर्त्य सेन को दिया गया था। और वहीं बात करते हैं 2020 के, यानी कि 2020 में जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में क्षेत्र में दिया गया था, तो ये इसको अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के थे उसको और उसकी पत्नी को दिया गया था। और वहीं बात करते हैं 2020 में नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को, यानी कि बात करते हैं इसको याद करने का ट्रिक, 2020 में जो दिया गया था नोबेल पुरस्कार, यानी कि मिलीग्राम को, तो इसको याद करने का तरीका यही है, विल्सन को मिलीग्राम में, यानी कि विल्सन को ग्राम में नीलाम कर दिया। तो इसका जो ट्रिक हो जाता है, विल्सन को ग्राम में नीलाम कर दिया, यानी कि पॉल आर मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु, यानी कि नीलामी प्रारूपों को आविष्कारों के सुधार के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में, यानी कि 1901 में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। और वहीं बात करते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में किया गया था, यानी कि पहले 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, अब जो है 1969 से 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार अभी वर्तमान में दिए जाते हैं 1969 से। और वहीं बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में, तो तमिलनाडु राज्य की बात करते हैं तो यहाँ के राजधानी की बात करते हैं, तमिलनाडु की चेन्नई राजधानी है। और वहीं बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री है। और वहीं बात करते हैं तो राज्यपाल की बात करते हैं बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है। और वहीं बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो अमरेश्वर प्रसाद शाही यहाँ के यानी कि मुख्य न्यायाधीश है। और वहीं बात करते हैं तमिलनाडु का स्थापना की, तो 1 नवंबर 1956 में इसका स्थापना किया गया था। और लोकसभा सीटों की बात करते हैं तमिलनाडु में, यानी कि 39 है। और वहीं बात करते हैं लोग राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा सीटें तमिलनाडु में 18 है, यानी कि 18 है। और वहीं बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में 234 है, यानी कि 234 यहाँ लोकसभा यानी कि विधानसभा सीटें हैं। और बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। अभिनेता विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा की घोषणा की है, यह इसका क्या नाम है, यानी कि अभिनेता विल स्मिथ ने जो अपनी आत्मकथा की घोषणा की है तो उसका क्या नाम है, तो बात करते हैं इसका नाम विल है और यह एक अमेरिकी अभिनेता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अभिनेता विल स्मिथ की बात करते हैं तो यह अमेरिकी यानी कि USA के अभिनेता है। और बात करते हैं इन्होंने अपनी आगामी आत्मकथा विल के शीर्षक और कवर का प्रकाशन किया है। और वहीं बात करती है पुस्तक पेंगुइन प्रेस यानी पेंगुइन प्रेस से के द्वारा 9 नवंबर को प्रकाशित होने वाला, यानी 9 नवंबर में इसका पेंगुइन प्रेस से प्रकाशित किया जाएगा। तो किस पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा, तो विल शीर्षक पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा। और वहीं बात करते हैं विल स्मिथ के लेखक मार्क मेंसन यानी कि विल स्मिथ के लेखक मार्क मेंसन के साथ पुस्तक सह लेखन कर रहे हैं, यानी कि मार्क मेंसन के द्वारा यह पुस्तक लेखन कर रहे हैं विल स्मिथ। और कवर को न्यू ऑरलियंस कलाकार ब्रेडन बी माइक ओट्स द्वारा डिजाइन किया गया, यानी कि इस पुस्तक के कवर की बात करें तो न्यू ऑरलियंस कलाकार ब्रेडन बी माइक ओट्स के द्वारा डिजाइन किया गया है। और स्मिथ पेंगुइन रैंडम हाउस ऑडियो से बिल की ऑडियो बुक भी सुनाएंगे, यानी कि बिल की ऑडियो बुक भी सुनाएंगे और उसके बाद इसको प्रकाशित 9 नवंबर को किया जाएगा। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं विल स्मिथ अभिनेता की, तो यह विल यानी कि विल स्मिथ की, तो यह देख सकते हैं विल नामक यह जो आत्मकथा है, यह जो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये अभिनेता है, ये दोनों देख सकते हैं। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में लगाया गया दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर, यानी कि किस राज्य में लगाया गया दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर, तो यह बात करते हैं किस राज्य में लगाया गया है, तो यह असम राज्य में लगाया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं असम में रबर बोर्ड द्वारा, यानी कि असम में रबर बोर्ड द्वारा गुवाहाटी के पास सरुतारी में बोर्ड के फॉर्म पर दुनिया का पहला यानी कि दुनिया का पहला रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया। यानी बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ पर लगाया गया है, तो बात करते हैं यह असम में लगाया गया है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप अच्छी तरह याद कर रख सकते हैं। और बात करते हैं वहीं GM रबर का पौधा भारतीय रबर अनुसंधान, यानी कि GM रबर का पौधा की बात करते हैं भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान
पुथुपल्ली कोट्टायम केरल में विकसित किया गया था। यानी कि यह बात करते हैं यह पौधा जो है तो यह पुथुपल्ली केरल में विकसित किया गया था और इसे अभी लगाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि पौधा लगा नहीं रहे हैं, सब मिलकर एक ही पौधा को उखाड़ रहे हैं। तो यह लगा नहीं रहे हैं और यह जो सब लग रहे हैं, जो सब खड़े हुए हैं, तो ये सब लगता है ये उखाड़ रहे हैं मिलकर और ये सब उसको देख रहे हैं तो किस प्रकार उखाड़ रहे हैं पौधे को। तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। यानी कि हम असम के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं थोड़ा। तो असम की राजधानी की बात करते हैं वर्तमान में दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो हाल ही के चुनाव में चुनकर यानी कि नियुक्त किया गया है। तो हाल ही के चुनाव में जीत हासिल करके मुख्यमंत्री बना है। और बात करते हैं वही राज्यपाल की, जगदीश मुखी राज्यपाल है। और जगदीश मुखी की बात करते हैं राज्यपाल असम का है। और जगदीश धनखड़ की बात करते हैं राज्यपाल बंगाल का है। वहीं बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो कोटेश्वर यानी कि कोटेश्वर सिंह यहाँ के राज्यपाल है। और स्थापना की बात करते हैं 15 अगस्त 1947 में असम का स्थापना किया गया था। और वहीं बात करते हैं असम में लोकसभा सीटें, तो लोकसभा सीटें 14 है यानी कि 14। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 है, यानी कि इसका राज्यसभा सीट का 2 गुना लोकसभा सीट है। और बात करते हैं इसी का गुना कर दीजिए 14 गुना 7 तो 14 26 से 74 24 26 से 126 विधानसभा सीटें हैं। और इसे याद रख सकते हैं, याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। 14 यानी कि 7 हो जाएगा राज्यसभा सीट जो सबसे कम है और यानी कि कम है। और वहीं बात करते हैं लोकसभा सीट तो 14 हो जाएगा, 14 दूना 7 दूना 14। और वहीं बात करते हैं तो एक लोकसभा यानी कि विधानसभा सीटों की संख्या 126 यानी 14 गुना 7 कर दीजिए तो 126 निकल जाएगा। तो इसे याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है याद करना। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हाल ही में किस देश ने पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। तो पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जीता है तो यह किस देश के द्वारा जीता गया है। तो यह इंग्लैंड यानी कि न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। तो न्यूजीलैंड पहली बार इस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन को जीता है। और बात करते हैं यह किसको हराकर जीता है और न्यूजीलैंड। और बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन सबसे ज़्यादा किस देश के द्वारा जीता गया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, चलिए विस्तार से। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन को जीता है, यानी कि इन्होंने भारत को हराया है। तो बात करते हैं उप विजेता टीम की, तो यह विजेता रहा है न्यूजीलैंड। उप विजेता टीम की बात करें तो भारत उप विजेता टीम रहा है। और वहीं बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो यह जीत हासिल किया है यानी कि 139 यानी कि 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है। और वहीं बात करते हैं मैच का आखिरी दिन, तो यह 23 जून 2021 को खेला गया था, यानी कि पूछ सकता है मैच का आखिरी दिन जो है 23 जून 2021 को खेला गया था, जिसमें विजेता न्यूजीलैंड हुआ था और भारत को हरा दिया था। वहीं बात करते हैं काइली जेमिसन, यानी काइली जेमिसन जो न्यूजीलैंड के हैं, तो इसको प्लेयर ऑफ द ईयर यानी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यानी प्लेयर ऑफ द मैच जो बात की तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया है, तो यह काइली जेमिसन को चुना गया है। और वही बात करते हैं जबकि केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के हैं, तो इसको प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता यानी कि चुना गया है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो केन विलियमसन को चुना गया है और काइली जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की, तो पहली बार टेस्ट चैंपियन 2019 में शुरू की हुई थी, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया, यानी कि 2019 में जो है यह टेस्ट यानी कि पहली टेस्ट चैंपियनशिप शुरू किया गया था और जिसका फाइनल जो 2021 में खेला गया है। तो यह पूछ सकता है कि फाइनल जो कब खेला गया था 2021 में, और स्टार्ट कब हुआ था पहली बार, तो इस चैंपियन का 2019 में स्टार्ट किया गया था। वहीं बात करते हैं परिणाम स्वरूप, यानी कि इसमें टीमें शीर्ष टीमें की बात करते हैं, शीर्ष पर कौन से कितने टीम थे, तो यह 3 टीम थे। तो पहला टीम न्यूजीलैंड, दूसरा भारत और तीसरा ऑस्ट्रेलिया, यानी शीर्ष पर ये तीनों टीम रहे थे। और वहीं बात करते हैं फाइनल मैच में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया था, यानी कि ये भी पूछ सकते हैं तो फाइनल मैच जो है कहाँ पर खेला गया था, तो फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया था। और वहीं बात करते हैं अगली टेस्ट चैंपियन की, तो यह 2021-23 के बीच खेली जाएगी। अगली टेस्ट चैंपियन जो है 2021-23 के बीच खेली जा सकती है। और वहीं बात करते हैं सबसे अधिक बार, अगर पूछे आपको सबसे अधिक बार यह आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो किस देश के द्वारा जीता गया, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 9 बार जीता गया, यानी कि कुल 9 बार इसने जीता है। और वहीं भारत की बात करते हैं तो यह 7 बार कुल 7 बार जीते हैं, दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर भारत। वहीं साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो 3 बार जीतकर यह तीसरे नंबर पर यानी तीसरे स्थान पर है। और वहीं बात करते हैं
वर्ल्ड चेस चैंपियन की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं कितना खुशी है जीतने के बाद। और वहीं बात करते हैं कि रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह बने भारतीय हॉकी के कप्तान, यानी कि महिला हॉकी टीम के कप्तान की बात करें तो यह रानी रामपाल है, और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान की बात करें तो मनप्रीत सिंह है। अब बात करते हैं सेली एंड फ्रेजर प्राइज बनी अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला, यानी कि सेली एंड फ्रेजर प्राइस बनी अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला, यानी कि दूसरी सबसे तेज महिला अब तक की बनी है सेली एंड फ्रेजर बनी है। अब वही बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, 11th क्वेश्चन की। तो सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यानी बात करते हैं सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो बात करते हैं जमशेदजी टाटा शीर्ष पर रहा है। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। अब बात करते हैं भारतीय अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा, यानी कि अग्रणी उद्योगपति भी हैं और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा नुसीरवानजी टाटा है, यानी कि इसका पूरा नाम जो है जमशेदजी नुसीरवानी टाटा है। और वहीं बात करते हैं एडेल गिव हुरून फिलेंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में शीर्ष पर रहा है, जो पिछले शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में रिपोर्ट के अनुसार मुंबई स्थित जमशेदजी टाटा द्वारा किए गए कुल दान का अनुमान की बात करें तो 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है, और इतना दान किया है। और वहीं बात करते हैं हुरून रिसर्च और एडिल गिव फाउंडेशन द्वारा संकलित शीर्ष 10 की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल है। तो यानी कि टॉप 10 की सूची में एकमात्र भारतीय है जो यह दान के मामले में शामिल है, जो कि 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अमेरिकी डॉलर है दान में दे दिया है। आइए अब रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का, जो आज कल का क्लास नहीं हो पाया था उसी के का रिवीजन कर लेते हैं और उसको भी साथ साथ कवर करने का प्रयास किए हैं। तो चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। अब बात करते हैं नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम की बात करते हुए किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करते हैं कि यह चंद्रू तोमर को नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदलकर इस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, यानी कि चंद्रू तोमर खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। वहीं बात करते हैं तो आप यह कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो किस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में स्टेडियम बन रहा है, तो किस खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम राज्य में फुटबॉल के प्लेयर के नाम से स्टेडियम बनाया जाए, तो यह कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान जीता है। तो यह किस एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, यानी किस एयरपोर्ट के द्वारा यह सम्मान को जीता है, तो बात करते हैं तो यह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा यह सम्मान जीता गया है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, तो यह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं NFSA लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, तो यह बात करते हैं PM गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा किस्म की, यानी कि विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों की बात करते हैं तो कोलंबिया देश में पाई जाती है। अब बात करते हैं नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है, तो यह बात करते हैं मंगल ग्रह के पर काम कर रहा है। और हम बात करते हैं अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कौन सा पहला हेलीकॉप्टर जो है मंगल के ग्रह पर उड़ान भरा था, तो यह पहला हेलीकॉप्टर है जो किसी ग्रह पर उड़ान भरा है। तो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है मंगल ग्रह के सतह पर उड़ान भरा है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बता दें कि अगर पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा हेलीकॉप्टर है जो मंगल ग्रह पर उड़ान भरा था, तो इंजेन्यूटी। अगर पूछ ले इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर किस ग्रह पर अपना उड़ान पहली बार भरा है, यानी किसी ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर बन गया है, तो यह मंगल ग्रह बन गया है। मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर बन गया है। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है, तो यह चीन के द्वारा, यानी धोखेबाज के द्वारा लिया गया है।
अब बात करते हैं, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए की आवंटित किया है? तो कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो 2,000 करोड़ रुपये को आवंटित किया गया है। और वही बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो यह झारखंड सरकार के द्वारा शुरू करने जा रही है। और वही बात करते हैं, भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो वसीम जाफर को नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती योजना शुरू किया गया है? तो असम के द्वारा शुरू किया गया है। और वही बात करते हैं, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो 5.4% गिरावट आई है। अब बात करते हैं, वह देश जिसने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह चीन के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो धोखेबाज के द्वारा। और वही बात करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोईया योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंदिरा रसोईया योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार में 2020 में कितने फीसदी गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 3.1% गिरावट आने का अनुमान की लगाया है। तो वहीं बात करें, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सारे वीवीआई क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं, हॉलीवुड फिल्म अवतार के निर्देशक कौन है? हॉलीवुड फिल्म अवतार के निर्देशक की बात करें तो जेम्स कैमरून है। अब बात करते हैं, भारतीय नाविक विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय नाविक विद्युत निगम लिमिटेड के मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई में है। अब वही बात करते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अब बात करते हैं, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद की बात करते हैं, यह इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है। अब बात करते हैं, फेमा यानी कि FEMA का पूर्ण रूप क्या है? तो पूरा नाम क्या है? तो बात करते हैं, तो इसका पूरा नाम की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका पूरा नाम है। यानी कि फेमा की पूरा नाम की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका पूरा नाम है। अब बात करते हैं, सूरजताल झील कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं, सूरजताल झील की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सितार के से संबंधित नहीं है? तो सितार से कौन संबंधित नहीं है? तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो यह सितार से जो संबंधित नहीं है, उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है सितार से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं, पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक की बात करें तो संजय बारू इसके लेखक है। अब बात करते हैं, अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में स्थित है और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अब बात करते हैं, बोरोबुदर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदर बौद्ध मंदिर की बात करते हैं, यह इंडोनेशिया में स्थित है। अब बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करें तो 23 जून को मनाया गया है। तो हम ओलंपिक की बात करें तो ये ओलंपिक की बात करें तो ये लोगो है ओलंपिक का, आप यहाँ देख सकते हैं, जो सब महाद्वीप का यानी कि जो है 5 महाद्वीप का इसमें यानी मैप दिया गया है। तो बात करते हैं अब ओलंपिक, पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 में लंदन में मनाया गया था। तो 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस लंदन में मनाने का शुरुआत किया गया था। और वहीं बात करते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन था। और वहीं बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। और वहीं बात करते हैं, तो आगामी खेल यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आने वाले हैं तो 2021 में टोक्यो में होने वाला 20 का जो था यह कोरोना के कारण 2020 में होने वाला था, जो कि अब 2021 में टोक्यो जापान में होने वाला है। वहीं बात करते हैं, पेरिस के फ्रांस में 2024 में ओलंपिक खेल होने वाला है और 2028 का ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स USA यानी कि अमेरिका में होने वाला है। और 2022 की बात करें, शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो अब 2022 में बीजिंग चीन में होगा। और 2026 की शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो मिलान शहर यानी कि मिलान और
कार्टिना इटली में होने वाला है, यानी कि मिलान और इटली के जो दो शहर हैं मिलान और कार्टिना उसमें आयोजित होने वाला है। और बात करते हैं अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। पहली महिला फाइटर पायलट बनी माविया सूदन, यानी माविया सूदन जो है जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कश्मीर का जो यहाँ के यह निवासी है जो पहली महिला बनी है। और बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो देख सकते हैं माविया सूदन है और यह देख सकते हैं मात्र 23 साल की उम्र है माविया मधुसूदन, जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है। और वहीं बात करें तेलंगाना की वायुसेना अकादमी में के पासिंग आउट परेड में भी शामिल है, यानी कि पहले तेलंगाना की वायुसेना के अकादमी के पासिंग आउट में भी परेड में शामिल हुआ है। और वही बात करते हैं माविया सूदन मूल रूप से राजौरी के गांव लंबेड़ी की रहने वाली है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। माविया सूदन जो है किस राज्य की पहली महिला फाइटर बनी है, तो यह माविया सूदन बनी है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।